सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 12 हिंदी काव्य खंड में जितने भी आपके कवि हैं उन कवियों के जीवन परिचय, साहित्य परिचय, उनकी रचनाएं। जो आपके प्रमुख कवि हैं उनके सभी के आपको इसी वीडियो में कराए जाएंगे जीवन परिचय, साहित्य परिचय और रचनाएं, उनके साहित्य में स्थान। तो आपको इसमें जो बोर्ड एग्जाम में वो 3 कवि दे रखे होंगे, 3 में से आपको एक कवि का पूछेगा कि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो आपको उसमें जीवन परिचय देना छोटा, फिर उसके बाद में साहित्य परिचय बड़ा देना है, फिर रचनाएं आपको जितनी हो सके याद हो वो आपको लिखनी है। और हिंदी साहित्य में स्थान 4 हेडिंग इसके आपको प्रमुख करने हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जीवन परिचय हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय हर वर्ष पूछा जाता है। इसकी बोर्ड एग्जाम में अब की बार भी 90% उम्मीद है, 90% आपको आ सकता है अब की बार भी बोर्ड एग्जाम में। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम आपको 4 जीवन परिचय कराएंगे और 4 में से ही आपको 3 जीवन परिचय आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ पहले शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इसमें जुड़ सकें। तो पहले देखेंगे हम इसमें जीवन परिचय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय। हेड डालेंगे पहले जीवन परिचय, फिर लिखेंगे इसमें श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध महाकवि थे। इन्होंने काव्य के क्षेत्र में भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से नए नए प्रयोग किए, यानी भाव और भाषा दोनों दृष्टि से नए नए प्रयोग किए और युग अनुरूप नवीन आदर्शों की प्रतिष्ठा की। हरिऔध का जन्म संवत 1922 ईस्वी सन 1865 ईस्वी, यानी इनका जो जन्म हुआ था वो 1865 ईस्वी में हुआ था। ग्राम नजीमाबाद, कहाँ हुआ था? नजीमाबाद, जिला आजमगढ़ के एक सनाढ़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के पिता का नाम था पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मिणी देवी। जन्म कब हुआ? 1865 ईस्वी में। कहाँ हुआ? निजामाबाद गांव में। कौन जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है आजमगढ़ जिले में। फिर इसके बाद लिखेंगे भोला सिंह के बड़े भाई पंडित ब्रह्म सिंह ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे। पंडित ब्रह्म सिंह ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे, इनके जो बड़े भाई थे वो भी ज्योतिष का काम करते थे। फिर बात लिखेंगे हरिऔध जी की प्रारंभिक शिक्षा इन्हीं की देखरेख में हुई। इनके हरिऔध जी की शिक्षा जो हुई वो इनके बड़े भाई की ही देखरेख में हुई। मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात ये काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजे गए। यानी जब इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली उसके बाद इन्हें काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया, किंतु अस्वस्थता के कारण पढ़ न सके। ठीक है, इनका स्वास्थ्य ठीक न रहा इसलिए वे पढ़ न सके। इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी और उर्दू का अध्ययन किया। इन्होंने घर पर कौन कौन सी भाषा का अध्ययन किया? तो उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू का अध्ययन किया। संवत 1939 ईस्वी यानी सन 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में इनका विवाह हुआ। ये आप संवत नहीं लिखेंगे, केवल सन लिखेंगे। 1832 ईस्वी में इनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात इन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, इसलिए सर्वप्रथम इन्होंने निजामाबाद के तहसीली स्कूल में लगभग 3 वर्ष तक अध्ययन कार्य किया। इन्होंने तहसीली स्कूल में लगभग कितने वर्षों तक कार्य किया? तो 3 वर्षों तक लगभग कार्य किया पढ़ाने का। तदनुपरांत यानी इसके बाद में कानून हो गए और उत्तरोत्तर उन्नति कर सदर कानूनगो के पद पर पहुंच गए। सन 1909 ईस्वी में सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त कर
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक अध्यापक हो गए। इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। कब छोड़ी थी? 1909 ईस्वी में। और फिर उसके बाद में क्या करा उन्होंने? काशी हिंदू ये विश्वविद्यालय है उसमें अध्यापक हो गए। सन 1941 ईस्वी तक ये इसी पद पर रहे। इसके पश्चात अवकाश ग्रहण कर आजमगढ़ को अपना निवास स्थान बनाया। इन्होंने आजमगढ़ को अपना निवास स्थान बनाया और वहीं रहकर साहित्य सेवा में अपना जीवन लगा दिया। यहीं सन 1945 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। यानी हरिऔध जी की मृत्यु कब हो गई? 1945 ईस्वी में हो गई। अब लिखेंगे इनकी साहित्यिक सेवाएं या फिर साहित्यिक परिचय। ठीक है, साहित्यिक परिचय को साहित्यिक सेवाएं भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि साहित्यिक सेवाएं देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डाली। तो साहित्यिक सेवाएं या फिर साहित्यिक परिचय एक ही बात है। फिर लिखेंगे इसमें हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। कौन से युग के प्रतिनिधि कवि हैं ये? तो ये हैं द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि। इन्होंने खड़ी बोली में नया रूप प्रदान किया तथा प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाएं समाहित की। भाषा की विविधता के साथ साथ इन्होंने हिंदी छंदों में भी नवीन छंद पद्धति की उद्भावना की। इनकी काव्य में वात्सल्य रस एवं विप्रलभन श्रृंगार का जगमगाता रूप झलकता है। तो इस तरह इनका साहित्यिक परिचय या फिर साहित्यिक सेवाएं। अब देखेंगे इनकी रचनाएं। कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं? तो इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, हरिऔध जी ने गद्य पद्य दोनों में ही सफलतापूर्वक रचना की है। इन्होंने गद्य रचनाएं भी लिखी हैं और काव्य रचनाएं भी लिखी हैं। इनके द्वारा रचे गए काव्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। प्रिय प्रवास, बेदेही वनवास, रसकलश, चौखे चौपदे और चुभते चौपदे। इनके अतिरिक्त हरिऔध जी के अन्य काव्य ग्रंथ, ये नहीं काव्य रचनाएं हैं सभी जो इनकी मुख्य हुई हैं, जो प्रसिद्ध हो गई हैं। इसके बाद कुछ इनकी रचनाएं और भी हैं, काव्य रचनाएं हैं ये भी। तो रुक्मिणी परिणय, प्रद्युमन विजय, बोलचाल, पद्य प्रसून, पारिजात, ऋतु मुकुर, काव्योपवन, प्रेम पुष्पोहार, प्रेम प्रपंच, प्रमाको, पिरवस्त्रणम, प्रमभु, बारिधि। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन जो एग्जाम में ज़्यादातर एक नंबर पूछ जाती हैं वो है इनका प्रिय प्रवास, जो महाकाव्य है इनका। ठीक है, प्रिय प्रवास, बेदेही वनवास, चौखे चौपदे और चुभते चौपदे, रुक्मिणी परिणय, प्रद्युमन विजय और पारिजात। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। अब है इनकी कुछ इनके उपन्यास लिखे इन्होंने गद्य रचनाओं में। तो उपन्यास है इनका ठेठ हिंदी का ठाठ, आधे खिला फूल, प्रेम कांता। तो उपन्यास इनके बहुत प्रसिद्ध हैं, ये पूछ लिए जाते हैं आपको एक नंबर में भी विकल्प टाइप करके। ठीक है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न बना करके इनको पूछ लेते हैं। तो ठेठ हिंदी का ठाठ बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी, फिर आधे खिला फूल और प्रेम कांता। अब इसके बाद लिखेंगे हिंदी साहित्य में स्थान। तो निसंकोच हम यह कह सकते हैं कि हरिऔध जी की काव्य प्रतिभा विविध रूपिणी है। वे अपनी रचनाओं में कहीं रीतिकालीन हैं तो कहीं भारतेंदुकालीन, कहीं द्विवेदीकालीन हैं तो कहीं नवयुगकालीन। इनके इन समस्त रूपों में इनका द्विवेदीकालीन रूप ही प्रमुख है, यानी ये द्विवेदी युग के ही कवि माने जाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो सभी किस प्रकार हुई हैं? द्विवेदी युग में ही हुई हैं। भाव और भाषा दोनों ही क्षेत्रों में इन्होंने नए नए प्रयोग किए और आधुनिक युग अनुरूप नवीन उद्भावनाएं भी दी। निश्चय ही ये हिंदी के गौरव हैं। इस तरह देखेंगे आप द्विवेदी इनका हरिऔध जी का जीवन परिचय। इसके बाद देखेंगे आप
मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। अब है मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। रचना जरूर पूछ लेगा आपसे एक नंबर में, या फिर जीवन परिचय आपको दे देगा। तो पहले देखेंगे हम इसमें जीवन परिचय, फिर साहित्य परिचय और फिर रचनाएं, फिर हिंदी साहित्य में स्थान। तो जीवन परिचय लिखेंगे पहले। हिंदी साहित्य के गौरव, हिंदी साहित्य के प्रखर नक्षत्र, माँ भारती के बरदपुत्र, राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव, झांसी, जिला झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त थे। गुप्त को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण इनमें काव्य के प्रति अभिरुचि जागृत हुई। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गुप्त जी का निधन हो गया। अब देखेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्य परिचय लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे, फिर लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त में बाल्य अवस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। ये अल्प अवस्था से ही छिटपुट काव्य रचनाएं करते थे। छिटपुट माने छोटी छोटी काव्य रचनाएं करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद या पश्चात इनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। इसके बाद लिखेंगे इसी कारण, ठीक है, इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया। आचार्य द्विवेदी से संपर्क होने के पश्चात मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रथम पुस्तक कौन सी थी? रंग में भंग। कब प्रकाशित हुई? 1909 ईस्वी में। किंतु इन्हें ख्याति सन 1912 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक भारत भारती के पश्चात ही मिलनी शुरू हुई। ये प्रसिद्ध कब हुए? 1912 ईस्वी में, जब इन्होंने पुस्तक लिखी भारत भारती। इस भारत भारती पुस्तक पर ही इनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया। इसके पश्चात इनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुईं, जिनमें पंचवटी सन 1925 ईस्वी, झंकार सन 1929 ईस्वी, साकेत सन 1931 ईस्वी तथा यशोधरा सन 1932 ईस्वी आदि प्रसिद्ध हैं। साकेत इनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है। सबसे प्रसिद्ध रचना हुई है इनकी साकेत, जो एक महाकाव्य भी है। ठीक है, फिर देखेंगे अब इनकी रचनाएं हेड डाल देंगे, फिर लिखेंगे रचनाओं में कि द्विवेदी जी के लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों में भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, त्रिपथगा, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुस, काबा और करबला आदि रचनाएं उल्लेखनीय हैं। गुप्त जी की अन्य प्रमुख पुस्तकें जयद्रथ वध, झंकार, सिद्धराज, कुणाल गीत, अनघ, पृथ्वीपुत्र तथा पद शिक्षणा आदि हैं। पिलासी का युद्ध, मेघनाद वध, व्रत संहार आदि अनुदित रचनाएं हैं। इसके बाद लिखेंगे आप हिंदी साहित्य में स्थान। क्या डाल देंगे आप? हिंदी साहित्य में स्थान। फिर लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त के राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य को भारतीय साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। महात्मा गांधी ने इनकी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के आधार पर ही इन्हें
राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया था। हिंदी काव्य को श्रृंगार रस की दलदल से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। तो इस तरह देखेंगे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। अब देखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और हिंदी साहित्य में स्थान, रचनाएं और साहित्यिक परिचय। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के प्रवर्तक रहे हैं। ठीक है, अब लिखेंगे इनका जीवन परिचय। तो छायावाद के प्रवर्तक एवं उन्नायक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके दादाजी का नाम शिवरतन साहू था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनके पिता साहित्य प्रेमी थे। इनके बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत की अच्छी शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय को जीवित रखा। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्प आयु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। अब लिखेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्य परिचय लिखेंगे जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार तथा कहानीकार एवं निबंधकार भी थे। उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। यह अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। तो इस तरह इनका साहित्यिक परिचय। अब लिखेंगे इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। कहानी देखेंगे पहले इनकी। कहानी है इनकी आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, छाया, पुरस्कार। फिर उपन्यास है इनके तितली, इरावती, कंकाल। अब देखेंगे नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, प्रेम पथिक, करुणालय आदि। काव्य रचना देखेंगे इनकी। तो काव्य रचनाएं हैं इनकी झरना, लहर, कामायनी, झरना, आंसू। निबंध इनके काव्य और कला। अब देखेंगे हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में स्थान, बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। प्रेम, समर्पण, कर्तव्य एवं बलिदान की भावना से ओतप्रोत इनकी कहानियां पाठकों को अभिभूत कर देती हैं। वह हिंदी साहित्य को अपनी साधना समझते थे। तो इस तरह इनका साहित्यिक परिचय, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान। अब देखेंगे सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय, साहित्य परिचय, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान। तो सुमित्रानंदन पंत का बहुत ज़्यादा आता है जीवन परिचय। तो ये आपको अब की बार भी एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रश्न आता है कभी कभी कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो आप लेंगे सुमित्रानंदन पंत। तो देखेंगे इनका जीवन परिचय। तो प्रकृति के कोमल व सुकुमार भावनाओं के कवि, प्रकृति चित्रण के अमर गायक कविवर सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कोसानी नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? अल्मोड़ा के निकट कोसानी नामक गांव में हुआ था 20 मई सन 1900 ईस्वी को। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। पिता तथा दादी के वात्सल्य की छाया में इनका प्रारंभिक लालन पालन हुआ। पंत जी की शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में पूरा हुआ। इनकी शिक्षा प्रारंभिक कहाँ पर हुई? इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। इनका नाम बचपन में क्या था? गुसाई दत्त।
ठीक है, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम क्या था, तो आप लिखेंगे गोसाई दत्त। सन 1919 ईस्वी में पंत जी अपने मंझले भाई के साथ बनारस चले आए। यहाँ पर इन्होंने क्वींस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और सन 1957 ईस्वी तक ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो में संबद्ध रहे। सरस्वती के इस पुजारी ने 18 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली और 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और इनका साहित्यिक परिचय, तो साहित्यिक परिचय लिखेंगे इनका कि छायावादी युग के ख्याति प्राप्त कवि सुमित्रा नंदन पंत 7 वर्ष की अल्प आयु से ही कविताओं की रचना करने लगे थे। इनकी प्रथम रचना सन 1916 ईस्वी में सामने आई, गिरजे का घंटा नामक इस रचना के पश्चात ये निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। सन 1920 ईस्वी में इनकी रचना उच्छ्वास एवं ग्रंथि प्रकाशित हुई तथा पंत जी ने सन 1927 ईस्वी में वीणा एवं सन 1928 ईस्वी में पल्लव नामक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। इसके पश्चात सन 1939 ईस्वी में काला कांकर आकर इन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन प्रारंभ किया। इनकी रचनाएं कला और बूढ़ा चांद पर साहित्यिक अकादमी, लोकायतन पर सोवियत और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब देखें इनकी रचनाएं। रचनाएं हैं इनकी वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, युगांतर, उत्तरा, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। गीति नाट्य ज्योत्सना, रजत शिखर, अतिमा। उपन्यास इनका हार। कहानी संग्रह में 5 कहानियां। ये हैं इनकी रचनाएं। आप देखेंगे हिंदी साहित्य में स्थान, तो हिंदी साहित्य में स्थान हेड डाल देंगे। फिर लिखेंगे पंत जी असाधारण प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थे। काव्य के भाव एवं कला दोनों क्षेत्रों में ये एक महान कवि सिद्ध हुए। ये युग दृष्टा और युग त्रष्टा दोनों ही थे। छायावाद के युग प्रवर्तक कवि के रूप में इन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई। पंत जी अपनी कोमल कल्पना के कारण सुविख्यात रहे हैं। तो इस तरह लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान। तो ये 4 आपके बहुत ही मोस्ट कवि हैं जो आपको एग्जाम में इनमें से ही पूछ लिया जाएगा आपसे। यानी 3 कवि आपको दे देगा और उनमें से ही आपको किसी एक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान लिखना है। ये सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी दोनों ही छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इससे अलग करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये मैंने पहले कर रखा आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। ठीक है, 5वें नंबर पर आपका वही रहेगा मोस्ट, महादेवी वर्मा। लेकिन अगर 4 आपने ये भी याद कर लिए तो इनमें से ही आपको 3 ना करके 2 तो आपको पक्के आएंगे। 2 की तो आपकी फुल गारंटी है। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि 4 में से आप 2 याद करें। 2 आपको याद नहीं करने आपको 4 ही हैं। पता नहीं आपको कौन से आ जाएं। अगर आपने 4 याद कर लिए अच्छी तरह से तो आपके 5 नंबर आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। क्यों, आप जरूर लिख आएंगे तो आपको 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके।
और आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।